वेलकम टू एमए क्रैकर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल एमए क्रैकर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे हिंदी साहित्य पेपर 3 के बारे में, मतलब तृतीय प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। एमए फर्स्ट ईयर के बारे में, मतलब एमए पूर्वार्ध के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। न्यू सिलेबस मतलब नवीनतम पाठ्यक्रम है आपका 2022 के अकॉर्डिंग बात की जाए। काव्य शास्त्र एवं साहित्य लोचन जो कि आपके पेपर 3 का नाम, मतलब तृतीय प्रश्न पत्र का नाम है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले पेपर 1 से संबंधित मतलब प्रथम प्रश्न पत्र का जो सिलेबस है 2022 का, वह शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर अपलोडेड है, उसको देख लीजिएगा। सेकंड वाला तो आपके इसी चैनल पर है, मतलब एमए क्रैकर पर अपलोड है, उसको देख लीजिए आप सभी लोग जा करके। काव्य शास्त्र एवं साहित्य लोचन जिसका नाम है पेपर 3 का, उसके बारे में आज की वीडियो के अंदर की चर्चा करेंगे। जानेंगे कौन कौन सी पुस्तकें आपको पढ़नी होती हैं इसके लिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब चलिए हम शुरू करते हैं। इससे पहले आपने देखा होगा आधुनिक गद्य का लेक्चर अपलोड है, इसको जाकर के देख लीजिएगा। इसके बारे में भी हमने विस्तार से समझा दिया है, लगभग 20 मिनट का वीडियो उसमें हमने आपको समझाया है। यहाँ पर एमए फर्स्ट ईयर संबंधित जो है पेपर 1 मतलब प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम है प्राचीन मध्यकालीन काव्य, इसका भी वीडियो आपके सामने अपलोडेड है। पेपर 2 का नाम क्या है, आधुनिक गद्य, और पेपर 3 का नाम है काव्य शास्त्र एवं साहित्य लोचन। पेपर 4 का नाम है, जो आने वाली वीडियोज़ आपकी होगी, वह हिंदी साहित्य का इतिहास। पेपर 4 का नाम है, मतलब चतुर्थ प्रश्न पत्र का नाम है हिंदी साहित्य एमए फर्स्ट ईयर जो है। इसमें कौन कौन सी पुस्तक लगेंगी इसको भी आपको बता दूंगा। और वहीं पे हिंदी साहित्य का जो प्रथम मतलब कि पंचम प्रश्न पत्र है उसके बारे में बताऊंगा, उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करूंगा आने वाले समय में। और भारतीय साहित्य पेपर का नाम है, मतलब पंचम प्रश्न पत्र का नाम पेपर 5 का नाम आपके क्या है, भारतीय साहित्य है। और ध्यान रखेंगे इसके लिए कौन कौन सी पुस्तकें आपको पढ़नी होती हैं, इन सभी के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए हम बढ़ चलते हैं आखिरकार काव्य शास्त्र एवं साहित्य लोचन से किस प्रकार से, मतलब किन किन टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। शुरू करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास। चलिए आपके सामने यहाँ पर हाजिर है एमए की बात की जाए तो एमए के जो है हमने बता दिया तृतीय प्रश्न पत्र बी फर्स्ट मतलब कि एमए फर्स्ट ईयर काव्य शास्त्र एवं साहित्य लोचन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप जब भी आप मतलब कि तृतीय प्रश्न पत्र को पढ़ने आते हैं तो जब काव्य शास्त्र और काव्य मतलब साहित्य लोचन की बात की जाए, काव्य शास्त्र क्या होता है? काव्य शास्त्र चूँकि काव्य जो होता है उसके तत्वों को, काव्य के बारे में जानने को, या फिर काव्य क्या होता है उसको जानने के एक प्रकार से जो विज्ञान होता है, चीज़ें होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को काव्य शास्त्र कहते हैं। कविता को पढ़ा कैसे जाए, कविता में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं पे एकत्रित करके क्रमबद्ध रूप से सजा दिया गया है। उसी सजे हुए हम जो है संपूर्णता को हम क्या कहते हैं, काव्य शास्त्र कहते हैं। काव्य शास्त्र में जैसे कि आप देखते हैं रस, छंद, अलंकार और भी तमाम सारे शब्द शक्ति हो गई और गुण वगैरह हो गए, तमाम सारी चीज़ें आप देखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे काव्य शास्त्र क्या है, कैसे है, इसको आने वाले समय में आपको बताने का प्रयास करूंगा। उसमें भारतीय काव्य शास्त्र क्या है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र क्या है और साहित्य लोचन क्या है। तो इन सभी से काव्य शास्त्र से बात की जाए तो आपके 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में भारतीय काव्य शास्त्र से, पाश्चात्य काव्य शास्त्र से 30 नंबर के प्रश्न और साहित्य लोचन से 30 नंबर के प्रश्न। इस प्रकार से 100 नंबर का पूर्णांक आपका बनता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में। भारतीय काव्य शास्त्र यहाँ पर आपको दिखाई पड़ा होगा का भारतीय काव्य शास्त्र। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य के स्वरूप के बारे में हम चर्चा करेंगे, काव्य लक्षण के बारे में चर्चा करेंगे, काव्य हेतु क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है, काव्य प्रयोजन क्या होता है इसके बारे में हमको पढ़ना है। उसके बाद में काव्य भेद क्या होते हैं, मतलब काव्य कितने प्रकार के होते हैं इसको पढ़ना है। जैसे कि आप देखते हैं प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, प्रबंध में भी आप देखते होंगे कि एक खंड काव्य और एक महाकाव्य होता है, तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं, हम समझेंगे। आगे देखते हैं काव्य गुण क्या होते हैं, काव्य दोष क्या होते हैं, काव्य के लिए क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, क्या काव्य में चीज़ें हो जाए तो वह गलत मानी जाती हैं, क्या दोष होते हैं। ठीक, और भारतीय काव्य संप्रदाय में जैसे कि रस क्या होता है, रीति क्या होता है, अलंकार क्या है, वक्रोक्ति क्या है, ध्वनि और औचित्य क्या है। इसी के साथ साथ रस मतलब कि रस निष्पत्ति या फिर रंस निष्पत्ति एवं मतलब कि साधारणीकरण क्या होता है। तो इन सभी मुद्दों को हम यहाँ पर समझेंगे भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत।
यहीं पर देखेंगे जैसे भारतीय काव्य शास्त्र एक प्रकार से बात की जाए तो भरत मुनि की बात की जाए, भरत मुनि का प्रसिद्ध ग्रंथ एक है नाट्य शास्त्र, उसी में हमको रस वगैरह के बारे में जानकारी सर्वप्रथम मिलती है। भरत मुनि ने सबसे पहले 8 रसों के बारे में बताया है सबसे पहले, और उन्होंने 9वें रस के बारे में नहीं बताया। 9वां रस कौन सा आपका? 9वां रस आपका मेरे प्यारे दोस्तों भक्ति रस नहीं है, आपका शांत रस है। 9वां रस आपका शांत है। बाद में 2 रस और आ गए, इसका एक तो वात्सल रस जो कि सूरदास जी कहे जाते हैं, वात्सल सम्राट। वात्सल का कौन से कवि हैं जो कि वात्सल का कोना कोना छान करके आए? तो सूरदास जी हैं। तो वात्सल्य जो रस आया सूरदास जी के आने से आया। उसके बाद में भक्ति रस आपका आ गया। तो कुल मिलाकर के 11 रस आप देखते होंगे। तो कहीं ना कहीं पे ये सारी चीज़ें आप इन्हीं सबसे आता है। तो इसमें बहुत सारी जैसे कि भट्टनायक का सिद्धांत है, भुक्तिवाद, अभिनव गुप्त का सिद्धांत है, अभिव्यक्तिवाद, और आचार्य शंकुक का सिद्धांत है, अनुमितिवाद, और जो है भट्ट लोलट के रस सिद्धांत हैं जैसे कि उत्पत्तिवाद। इसी प्रकार से तमाम सारी चीज़ें हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। और ये रस सूत्र के प्रारंभिक 4 व्याख्याता रहे हैं। पहले हैं आपके भट्ट लोटटक, उस दूसरे हैं आपके शंकुक, तीसरे हैं भट्टनायक, और चौथे हैं अभिनव गुप्त। ये सब कौन है? रस सूत्र के प्रारंभिक विख्याता हैं। रस मीमांसा ग्रंथ जो है कहीं ना कहीं पे उसके प्रणेता पहले से रहे हैं। रस मीमांसा तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने लिखी, उसमें भी काव्य के बारे में हमको विधिवत रूप से जानकारी मिलती है। उससे पहले काव्य मीमांसा ग्रंथ आया था, उसके प्रणेता कौन थे? राजशेखर जी थे। ब्रह्मानंद सरोवर एक प्रकार से रस को कहा जाता है। ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहा गया है? तो रस को ही कहा जाता है, क्योंकि यह ब्रह्म का आनंद देने वाला होता है। सहोदर मतलब होता है कि एक ही महिला के गर्भ से जन्म लेने वाला, मतलब ब्रह्म आनंद जिस प्रकार से मिलता है उसी प्रकार से रस से भी आनंद मिलता है। किसी ने रस को मदिरा कहा, आप देखेंगे ऋग्वेद में जो है रस का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। जब ऋग्वेद में सर्वप्रथम रस का उल्लेख मिलता है तो वहाँ पर क्या? मदिरा से तात्पर्य, मतलब सोम रस वहाँ पर वर्णित है, सोम रस से तात्पर्य लिया जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है? 33 मानी जाती है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तमाम प्रकार की चीज़ें, रस और भाव में क्या अंतर होता है, रस क्या होता है, अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं, भाव, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव क्या होते हैं, आव्ययी भाव क्या होते हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। रस संप्रदाय के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो भरत मुनि को ही कहा जाता है। रस सूत्र क्या होते हैं? विभाव, अनुभाव, विभेचारी, संयोगाद्र रस निष्पत्ति कहा जाता है, आचार्य भरत मुनि ने बताया है। ठीक, रस निष्पत्ति के प्रथम व्याख्याकार कौन है? तो भट्ट लोलट हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं, हम समझेंगे इन सभी मुद्दों को। नेक्स्ट है आपका खंड खा में देखेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र। पाश्चात्य मतलब होता है पश्चिम देशों से जो काव्य, मतलब कि जो पश्चिम देशों में काव्य चला, जैसे कि यूरोप की कंट्रीज़ में जो काव्य अध्ययन किया जाता है, काव्य शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। काव्य क्या मतलब वहाँ पर जो रस छंद अलंकार या जो कुछ भी चलते हों वह जो चलता है उनके बारे में हम देखेंगे। जैसे कि आधुनिक हिंदी, जैसे यहाँ पर देखेंगे प्लेटो का काव्य सिद्धांत, प्लेटो के काव्य सिद्धांत के बारे में हम वहाँ पर चर्चा करेंगे। किसके बारे में भैया? तो प्लेटो के काव्य सिद्धांत के बारे में हम वहाँ पर चर्चा करेंगे। ओके, आगे देखते हैं। प्लेटो जो है किसके गुरु थे भाई? सुकरात के गुरु कौन थे? प्लेटो थे। प्लेटो के गुरु कौन थे? अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु थे। कौन? अरस्तु प्लेटो के कौन थे भाई? शिष्य थे। अरस्तु प्लेटो का शिष्य था। ठीक, ध्यान रखें। प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात, ध्यान रखेंगे। सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य थे कौन भाई? तो कौन आया था? जो सिकंदर का नाम आपने सुना होगा, तो ये थे। तो प्लेटो का जो है एक प्रकार से कौन सा सिद्धांत है? प्लेटो ने सिद्धांत दिया है भैया काव्य का सिद्धांत। तो प्लेटो के काव्य सिद्धांत को भी हम आपको पढ़ना होता है। अरस्तु जो व्यक्ति था, अरस्तु जिसको अरिस्टोटल कहा जाता है अंग्रेजी में, तो अरिस्टोटल की काव्य विषयक मान्यताएं कुछ हैं, उन मान्यताओं को हमको पढ़ना है। ठीक, ध्यान रखेंगे। जो है लोजाइनस की जो है उदात्त की अवधारणा हमको पढ़नी है। किसकी? लोदांत जो है न्यस, तो लोदांत जो है लोजाइनस की उदात्त की अवधारणा हमको पढ़नी है। ओके, ध्यान रखेंगे। अरस्तु ने त्रासदी के कितने तत्व माने भाई? तो 6 तत्व माने हैं, ध्यान रखेंगे। ओके, और एक रचना इनकी बड़ी फेमस है इसके संदर्भ में, उसका नाम है क्या? पेरियोपोइएतिकेस। क्या? पेरियोपोइएतिकेस इनकी रचना है, यह बात ध्यान रखेंगे। ओके, और तमाम सारी चीज़ें हैं इसको हम चर्चा करेंगे। जैसे कि इसमें अभिव्यंजनावाद है एक, जिसको क्रोचे ने किया, इसको हमको पढ़ना है। क्रोचे का काव्य सिद्धांत भी है,
बायोग्राफिया लिटरेरिया पुस्तक किसकी है, तो कॉलरिज की है। तो इन सभी के बारे में हम थोड़ा बहुत जानकारी ज़रूर लेंगे, मतलब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जो है लोजाइनस की उदात्त की अवधारणा देखनी है। टी.एस. इलियट की हमको निर्व्यक्तिता का सिद्धांत देखना है। परंपरा और वैयक्तिक प्रज्ञा मतलब कि प्रज्ञा सिद्धांत के बारे में भी हमको चर्चा करनी है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमको पढ़ना होता है। जो है एस्थेटिक एक रचना है, उसके रचनाकार क्रोचे ही रहे हैं। स्वच्छंदतावादी कवि हैं कॉलरिज, शेली और कीट्स। और स्वच्छंदतावाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम, तो उसमें क्या कहते हैं रोमांटिज मतलब कि जो है रोमांटिसिज्म, ठीक, वहाँ पर इसको कहते हैं। तो तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जो कि हमको पढ़ना है। इनसे संबंधित तमाम सारे जो पेपर जो मतलब कि एक पेपर संबंधित विस्तार से एक जानकारी देने का प्रयास करूंगा, ब्रॉड फॉर्म में, बड़े फॉर्म में आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी आती हैं, उसको आपको बताने का मैं प्रयास करता रहूँगा। आगे समझते हैं यहाँ पर साहित्य लोचन। साहित्य लोचन से क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे आधुनिक हिंदी में आलोचक और उनकी मान्यताएँ कुछ रहीं, तो उन मान्यताओं को देखेंगे, विभिन्न आलोचक और उनकी मान्यताएँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी सबसे आगे, उसके बाद नंद दुलारे वाजपेयी, सब आलोचक हैं हिंदी साहित्य जगत के। डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, और ये सब आधुनिक हिंदी आलोचक और आलोचक रहे हैं। इनकी जो कथाएं मतलब कि एक प्रकार से कथन किसके बारे में क्या आलोचना करी है, ये सभी के बारे में हम देखेंगे। वहीं बा में आधुनिक आलोचना के प्रमुख वाद मतलब विचारधाराएं जो चलती हैं, उन विचारधाराओं के बारे में चर्चा करेंगे। स्वच्छंदतावाद चलता है, मार्क्सवाद चलता है, मनोविश्लेषणवाद चलता है, अस्तित्ववाद चलता है, दलित विमर्श चलता है, स्त्री विमर्श चलता है। तो इन सभी के बारे में हम इन सभी विचारधाराओं के बारे में चढ़ेंगे। हमको कौन कौन सी विचारधाराएं पढ़नी है, स्वच्छंदतावाद पढ़ना है, मार्क्सवाद पढ़ना है हिंदी साहित्य के दृष्टि से, मनोविश्लेषणवाद पढ़ना है, अस्तित्ववाद पढ़ना है, दलित विमर्श पढ़ना है और स्त्री विमर्श पढ़ना है। इतनी बातें क्लियर हुई? अगर क्लियर हुई तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को शेयर कर दिए सभी दोस्तों के पास, सभी अपने जो है दोस्तों के पास, सभी लोगों के पास। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में चतुर्थ प्रश्न पत्र के बारे में, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसको आपने BA थर्ड ईयर में पेपर 2 के अंतर्गत ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक, इतनी बातें हमने आपको बता दी। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में आपको बताने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।